पुरानी दुश्मनी भुलाकर मुस्लिम मुल्क इजराइल से मिला रहे हाथ। कभी मुस्लिम देशों की आंखों में चुभता था इजराइल, कभी यहूदियों और मुस्लिमों की रही थी गहरी दुश्मनी। खाड़ी के देशों के बाद अब इजराइल ने मिलाया तुर्की से हाथ। इजराइल की आखिर क्या है स्ट्रेटजी? दोस्तों, एक समय था जब खाड़ी देश के मुस्लिम इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। वो उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। इजराइल से मुस्लिम देशों को इतनी चिढ़ हो गई थी कि अगर कोई देश उससे संबंध रखता था तो ये मुस्लिम देश उसे भी इजराइल के साथ अपना दुश्मन बना लेते थे। लेकिन वक्त का पासा पलटा और जो कभी नामुमकिन लग रहा था वो अचानक से मुमकिन हो गया। जो कभी इतने गहरे दुश्मन थे आज वो दोस्ती कर रहे हैं। इजराइल के साथ अरब देशों की ये दोस्ती एक तरह से ऐतिहासिक मायना रखने वाली हो सकती है, लेकिन इस दोस्ती के साथ छिपा है ऐसी गहरी दुश्मनी का इतिहास जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कभी ये देश साथ भी खड़े होंगे। क्या फिर जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं वो कभी साथ में मंच भी साझा करेंगे? ये सभी सवाल पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ये कट्टर दुश्मन साथ आ गए, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इनके दुश्मनी के उस 55 साल पुराने इतिहास के बारे में बताएंगे जो आज की कहानी से बिल्कुल उल्टी है। कट्टर दुश्मन रहे यहूदी और मुस्लिम, सब देशों से चाहते थे इजराइल को खत्म करना। ये पूरी कहानी शुरू होती है 1948 से, जब इजराइल का निर्माण हुआ था। अपने निर्माण के साथ ही इजराइल खाड़ी देशों की नफरत का शिकार होने लगा, क्योंकि इजराइल एकमात्र यहूदी देश था और चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ था। मुस्लिम देशों को इजराइल के अलग धार्मिक मान्यता होने से आपत्ति थी। इसके साथ ही उसकी ताकत भी उनको अखरती थी। इजराइल कहने को एक छोटा सा देश है, लेकिन वो हर तरह से खुद में सक्षम है। वो अपनी सुरक्षा करना बखूबी तरीके से जानता है। उसकी सैन्य ताकत इतनी मजबूत थी कि बड़े से बड़े देश उसकी कुछ नहीं कर पाते थे। इजराइल शुरू से ही परमाणु शक्ति से संपन्न देश रहा है और अपनी ताकत के दम पर ही अस्तित्व में है। यही वजह थी कि मुस्लिम देश इजराइल से नफरत करने लगे और उनकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन यहूदियों के हमलों से फिलिस्तीनियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। ये नफरत यहाँ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। जनवरी 1964 में अरब देशों ने इजराइल को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नाम से संगठन की स्थापना की। यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाली थी। इसके पहले अराफात ने इजराइल को खत्म करने के लिए फतह संगठन बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। मुस्लिम देशों में लगातार इजराइल के लिए कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। दोनों ओर से पनपे इस विवाद ने अंत में युद्ध का रूप ले लिया। ये युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलन पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फिलिस्तीनी बेघर हो गए। इजराइल की ताकत देखकर सारे देश घबरा गए। युद्ध के बाद मिस्र और सीरिया की जमीन छिन गई थी। उन्होंने अपनी जमीन वापस पाने के लिए कूटनीतिक तरीके भी अपनाए, लेकिन जब बात बनते नहीं दिखी तो 1973 में उन्होंने फिर से इजराइल पर चढ़ाई कर दी। बार बार हो रहे विवाद को लेकर अब अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आए। उन्होंने संघर्ष को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध के बाद इजराइल अमेरिका पर आश्रित हो गया। इधर सऊदी अरब ने इजराइल को समर्थन देने वाले देशों को पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जो मार्च 1974 तक जारी रहा। मिस्र ने इजराइल से की सबसे पहले दोस्ती। अमेरिका ने शांति स्थापना में निभाई भूमिका। 5 दशक पुरानी दुश्मनी भुलाकर की दोस्ती। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये दुश्मनी कुछ कम होती गई, लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई। साल 1979 में मिस्र ऐसा पहला देश बना जिसने इजराइल से दुश्मनी भुलाकर आगे बढ़ने की सोची। लेकिन दूसरी तरफ बचे हुए अरब देशों ने इन दोनों देशों पर भी इजराइल की तरह प्रतिबंध लगा दिए, जो उनकी दुश्मनी की नींव को अभी भी पकड़े हुए थी। खाड़ी युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अमेरिका ने 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद 1993 में नॉर्वे में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई। इसमें इजराइल की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने हिस्सा लिया। इस वार्ता में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने शांति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 4 मई 1994 को इजराइल और PLO के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। इसके साथ फिलिस्तीनी प्राधिकरण का उदय हुआ, लेकिन गाजा पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शासन में काफी मुश्किलें भी आईं। इन समस्याओं के बावजूद मिस्र के शहर ताबा में ओस्लो द्वितीय समझौता हुआ। इस पर फिर से हस्ताक्षर हुए।
लेकिन इन समझौतों से भी शांति स्थापित तो नहीं हो पाई और हत्याओं और आत्मघाती हमलों का दौर जारी रहा। लेकिन साल 1994 में जॉर्डन ने भी इसराइल से दोस्ती कर ली। लगभग 5 से भी ज्यादा दशक के बाद अरब और इसराइल ने पुरानी दुश्मनी को छोड़ते हुए दोस्ती का हाथ मिलाया। 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पुल का काम किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद अल नहयान के बीच समझौता कराया गया। इस समझौते के तहत इसराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर से अपनी दावेदारी वापस ले ली। इस तरह यूएई, मिस्र और जॉर्डन ने इसराइल को मान्यता दी। इन तीनों देशों के बाद बहरीन ने भी अपने कट्टर दुश्मन इसराइल से दोस्ती कर ली। हाल ही की बात करें तो तुर्की को लेकर भी इसराइल अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि इसराइल को मान्यता देने वाले देशों में तुर्की पहला मुस्लिम बहुल देश था, लेकिन 2008 से 2009 के दौरान इसराइल और तुर्की के बीच संबंध बिगड़ गए थे। गाजा पट्टी में इसराइल के सैन्य अभियान के चलते दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। तुर्की इसराइल से इस कदर नाराज हो गया था कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कई मंचों से इसराइल की खुलकर आलोचना करना शुरू कर दी थी। पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जब इसराइल पर सवाल उठाए गए तो इसराइल ने कहा कि हमारा मकसद हमास सहित अन्य उग्रवादी संगठनों के रॉकेट हमलों को रोकना है। लेकिन तुर्की और इसराइल का विवाद यही नहीं रुका। साल 2010 में इजरायली कमांडो ने 9 तुर्की कार्यकर्ताओं को मार डाला था, जिससे दोनों देशों के बीच की तनातनी और बढ़ गई। बताया जा रहा था कि ये 9 तुर्की गाजा में मानवीय सहायता के लिए जा रहे जहाज पर सवार थे। किसी गलतफहमी के चलते इसराइल के कमांडो ने इन्हें मार डाला था। इसके बाद तत्कालीन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गलतियों के लिए माफी मांगी और मुआवजे के तौर पर तुर्की को 150 करोड़ रुपए दिए थे। इतने तनाव के बाद भी इसराइल तुर्की के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है। माना जा रहा है कि इसराइल अब मुस्लिम दुनिया में अपनी छवि को बेहतर बनाना चाहता है। इसके साथ ही तुर्की के साथ मिलकर इसराइल ईरान पर नकेल कस सकता है। इसराइल को ईरान के परमाणु बम बनाने से तकलीफ है। इसराइल कैसे भी करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रुकवाना चाहता है, लेकिन यहाँ इसराइल के लिए एक और रुकावट भी है। तुर्की और ईरान के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंध है, लेकिन दोनों देशों के सुरक्षा हित अलग अलग हैं। इराक में दोनों देश सालों से गुरिल्ला युद्ध में संघर्ष में हैं। लेकिन इन सबको एक तरफ करते हुए तुर्की और इसराइल ने एक बार फिर से अपने रिश्ते मजबूत करने की सोची है। लेकिन इन रिश्तों के पीछे भी दोनों देशों का अपना स्वार्थ है। जहां इसराइल मुस्लिम देशों को लेकर अपनी छवि सुधारना चाहता है, इसी कड़ी में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हेरजोग 9 मार्च को तुर्की पहुंचे थे। वहीं तुर्की की बात करें तो इस मीटिंग के पीछे उसके भी फायदे हैं। फिलहाल तुर्की के सामने आर्थिक संकट खड़ा है, जिसे सही करने के लिए वो इसराइल से हाथ मिला रहा है। आर्थिक संकट के कारण तुर्की की एर्दोगन सरकार की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है और अगर ये लंबे वक्त तक चला तो एर्दोगन की सत्ता को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि तुर्की भी इसराइल जैसे देशों से बेहतर संबंध चाह रहा है। तुर्की ने अभी कुछ समय पहले ही मिस्र और सऊदी अरब से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही एर्दोगन सरकार अमेरिका और आर्मेनिया से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए लगी हुई है। पिछले कुछ महीनों में इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों के साथ संबंधों को सामान्य किया है और अब तुर्की उसी कड़ी में जुड़ गया है। सालों से चल रही दुश्मनी को खत्म करने के पीछे इसराइल और खाड़ी देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक फायदे को लेकर बात जोड़ी जा रही है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों के संबंधों के पीछे कुछ और भी पहलू हैं, जिनके चलते ये देश अपनी दुश्मनी भुला रहे हैं। आपसे दुश्मनी भुलाने की एक बड़ी वजह चीन की बढ़ती ताकत और धौंस की भी मानी जा रही है। असल में चीन एक खास रणनीति के तहत छोटे देशों में पैसे लगाकर वहां अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। इस तरीके से वो वहां के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है और समुद्री रास्ते से व्यापार आगे बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर चीन दुनिया के बहुत से बड़े देशों और खासकर अमेरिका के लिए खतरा हो चुका है। यही देखते हुए अमेरिका सभी देशों को चीन के खिलाफ एकजुट करने में लगा हुआ है। एक और वजह है जिसके कारण अमेरिका चाहता है कि अरब देश और इसराइल अपनी दुश्मनी छोड़ दें। वो है चीन और ईरान की बढ़ती दोस्ती और उससे होने वाले खतरे। चीन ईरान को उसके चाबहार रेल प्रोजेक्ट के लिए काफी सस्ती दरों में कच्चा तेल दे रहा है और ईरान इसके बदले में चीन को अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने देगा। साथ ही दोनों देश मिलकर सैन्य और खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। यही देखते हुए तोड़ के रूप में अरब के बाकी देशों और इसराइल ने मिलने का काम शुरू कर दिया है।